Okay, beta. So let's move through the learning objectives first. Chapter number 5. We are going to describe the structure of chromosome. Okay, and it has to be limited to DNA, histone proteins, chromatids, centromere, and telomeres. Okay, so itna hi beta, limited to this only. Then explain the importance of mitosis in the production of genetically identical cells, growth, cell replacement, repair of tissues, and asexual reproduction. Then outline the cell cycle, including interphase, okay, mitosis, and cytokinesis. Then outline the significance of telomeres in permitting continued replication, preventing the loss of genes, and significance of stem cells and cell replacement. Okay, beta. So this is all we are going to do. ठीक है, साथ साथ बेटा we will be looking at the photomicrographs and the diagrams. So compare करने के लिए how do like chromosomes behave in plants and animal cells. So let's go to the first. Is it visible, beta? जी मिस. Let's begin then. Okay. ठीक है, बेटा like we have to start a mitotic cell cycle. बट उससे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये चीजें पहले पता होनी चाहिए. अच्छा, अब द थिंग इज बेटे, क्रोमोसोम कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स. ठीक है, वो सिंगल क्रोमोसोम की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डुप्लीकेटेड या डबल क्रोमोसोम की फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन कि बेटा वो अभी सेल साइकिल की किस स्टेज पर है. ठीक है, इज इट गोइंग टू डिवाइड और नॉट. जब वो डिवाइड हो रहा होता है बेटा देन इट रेप्लिकेट्स. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सिंगल क्रोमोसोम कोई डिफरेंट चीज है, डुप्लीकेट कोई डिफरेंट चीज है. ठीक है, सो दे हैव द सेम मटेरियल. सो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स बेटा. क्रोमेटिन इज अ लूजली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स ही है बेटा बट इसकी एक फॉर्म है ये. ठीक है, सो इनिशियली जब सेल डिवाइड नहीं हुआ होता, ठीक है, बिफोर डिवीजन, दिस इज एक्चुअली बेटा नोन एज इंटरफेज. सो वी विल टॉक अबाउट दिस टर्म थोड़ी देर के बाद, हम इसके बारे में बात करेंगे. बट सेल डिवीजन या न्यूक्लियर डिवीजन इनफैक्ट स्टार्ट होने से पहले फेज आता है सेल उसके अंदर व्हिच वी कॉल एज इंटरफेज. ठीक है, इस फॉर्म के अंदर जब क्रोमोसोम एक्चुअली बेटा इट इज फाउंड एज अ लूजली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, वेरी थिन, और इस चीज को हम बोलते हैं क्रोमेटिन. ठीक है, क्रोमेटिन क्या है बेटा, इट सिंपली इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, और इट इज विजिबल एज लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड पैचेस और फाइबर्स विद इन द न्यूक्लियस. ये चीज न्यूक्लियस के अंदर होती है. ठीक है, और स्टेन करने पे ही नजर आती है. ठीक है, ऐसा यू कैन नॉट सी देम. जब हम स्टेन करेंगे तो ये एक डार्क इसकी अपीयरेंस होती है इसके अंदर. तो इज इट क्लियर बेटा अबाउट कि क्रोमेटिन क्या चीज है? जी मिस. ठीक है, अच्छा, क्रोमोसोम क्या है बेटा? अब यही क्रोमेटिन, ठीक है, जब अब सेल्स को अब जब रेप्लिकेट होना है बेटा, जब सेल साइकिल होना है, फॉर एग्जांपल माइटोसिस कंटिन्यू करना है या मेयोसिस. ठीक है, सो दिस क्रोमेटिन बेटा स्टार्ट टू कंडेंस. ठीक है, ये कंडेंस होके थिक होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, सो देन उस स्टेज पे हम उनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं. ठीक है, सो दिस क्रोमोसोम, ठीक है, व्हिच कैन एग्जिस्ट एज अ सिंगल क्रोमोसोम और एज अ डबल क्रोमोसोम. उसका स्ट्रक्चर क्या बेटा? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स. हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स बेटे. ठीक है, सो दीज 2 स्ट्रक्चर्स मेक क्रोमोसोम. ठीक है, और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें बेटा, तो दे वुड बी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, और अगर प्रोकैरियोटिक में इफ यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया, सो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का टर्म यूज किया जाता है स्पेशली इसके लिए. सो इट इज नाउ कॉमनली यूज्ड अ सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. सो प्रोकैरियोटिक में ये जो होता है बेटा एक सर्कुलर स्ट्रैंड की फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्रोमोसोम. इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स. ठीक है, अच्छा, अब क्रोमेटिड क्या चीज है बेटा? क्रोमोसोम सिंस वी जस्ट डिस्कस के बेटा वो सिंगल फॉर्म में भी हो सकता है, डुप्लीकेटेड फॉर्म में भी होता है. ठीक है, सो दिस क्रोमोसोम बेटा जब ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सो इट एक्चुअली बेटा बिकम्स, इसको फिर हम एक स्ट्रैंड को क्रोमेटिड बोलते हैं. ठीक है, सो वन स्ट्रैंड इज क्रोमेटिड. अब वही डुप्लीकेटेड फॉर्म में बेटा, सो इट हैज 2 क्रोमेटिड्स. और इस केस में बेटा क्योंकि एक ही क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो, वी कॉल इट एज अ सिस्टर क्रोमेटिड. ठीक है, सो दे आर आइडेंटिकल, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है इट्स आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ. तो यही क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट होगा बेटे, सो दिस इज वन क्रोमेटिड जो यूं करके शो हो रहा है, and this is the another chromatid which we call as sister chromatids. ठीक है, and they're joined together by centromere. So this centromere actually better holds them together. Is this clear bit about chromatin, chromosome and chromatid? Yes ma'am. Okay then. ठीक है, then again this diagram is from your book and we need to be familiar with certain terms like telomeres. Telomeres actually बेटा if you look at this part here, यहाँ पे आपको टिप में नजर आ रहा है
और इधर आपको यहाँ पे बिल्कुल एंड पे नजर आ रहा है. सो ठीक है, एक्चुअली बेटा एक्ट एज लाइक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर डीएनए, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है हमारे, यू कैन सी बेटा दिस इज वन क्रोमेटिड, दिस इज अनदर क्रोमेटिड, ठीक है, एंड दिस वन जो क्रोमेटिड है बेटा, इफ यू टॉक अबाउट इट, ईच क्रोमेटिड कंटेन्स वन डीएनए मॉलिक्यूल. एक पूरा डीएनए मॉलिक्यूल इस क्रोमेटिड में है, एक पूरा डीएनए मॉलिक्यूल इस क्रोमेटिड के अंदर है. ठीक है, तो टेलोमेयर्स या टीलोमेयर्स, इसका काम क्या होता है बेसिकली बेटा, इट एक्चुअली प्रोटेक्ट देम. ठीक है, तो डीएनए की प्रोटेक्शन कराता है ये. सॉर्ट ऑफ है जैसे आपके शू लेस के लिए इसके बात की जाती है कि शू लेस के अंदर आपने एंगलेट देखे होंगे, एक प्लास्टिक का देखा है कि लेयर जैसी कवर होता है उसके ऊपर, आपके शू लेसेस जी के ऊपर. मैम. ठीक है, सो एक्चुअली जी टेलोमेयर बेसिकली दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट्स इट. ठीक है, क्योंकि अगर खुद सोचो ये नहीं होगा शू लेस के ऊपर कवर, तो उसके स्ट्रैंड्स निकलना शुरू हो जाएंगे. तो दिस इज व्हाट अ टेलोमेयर डज आल्सो. ठीक है, इस डीएनए की प्रोटेक्शन के लिए होता है. अच्छा, देन बेटा यू आर आल्सो एबल टू सी जीन्स हियर. So genes, if you look at them, beta, ये exact same color coding की हुई है, and you can see beta, they're also at exactly the same location. ठीक है? So genes are definitely, and then with this color coding से you can tell कि these are genes for different characteristics. ठीक है? और किसी एक क्रोमोसोम में बेटा typically there can be around several thousand genes. ठीक है? So अब since you can see कि बेटा यहाँ पे क्रोमोसोम replicate हुआ है, डीएनए exactly actually replicated, तो exact copy आपको नजर आ रही है बेटा जेनेटिक मटेरियल की यहाँ पे. Is it clear? An exact same location. जी मिस. ठीक है. अच्छा, then comes the centromere. Centromere beta actually is the part which holds these two chromatids together. But remember, there are no genes in this region. इस पूरे एरिया में कोई genes नहीं होते. ठीक है. So genes are found above it and genes are found below it. ठीक है. Then here they are showing you these two chromatids बेटे, and they make one chromosome. अब यहाँ पे हम जो structure देख रहे हैं बेटा, it's a double chromosome, duplicated chromosome. So this is one chromosome, and then we just talked about कि बेटा each chromatid will contain one DNA molecule. तो इस duplicated chromosome में you will find two DNA molecules. एक इसके अंदर है और एक इसके अंदर है. ठीक है. तो आइडिया हो गया कि जनरल बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्रोमोसोम का. जी मिस. ठीक है. ओके. All right, so let's talk about the telomeres and their significance. So these are actually found at the ends of the chromosome. So you can see here the pink color, right? So these are the telomeres, the one in green that you can see here, the one in orange that you can see here. So these are the telomeres. So they're found at the ends of the chromosome, and these are actually extra DNA that is actually deposited at the end, and it is actually these are short bases of the DNA sequences which are rich in cytosine and guanine. So think about it. Let's say if one sequence has like guanine, cytosine, right? So other would have the complementary base pair, like guanine would be having cytosine, the cytosine, guanine, cytosine would have guanine. So these actually will be rich in these, and they would be found at the end of the chromosomes, right? So main function of these is to ensure that when DNA is replicated, the ends of the molecules are included in the replication and they're not left out. The reason behind this is that actually the enzyme, the copying enzyme, which helps in DNA replication, it cannot run to the end of the DNA and complete its replication, right? So this enzyme actually, it stops a little short at the end. So to avoid this actually DNA not being copied, so these actually, these DNA actually, these strands of DNA, they're actually deposited there at the end. So these are extra DNA, right, which have no as such informational value there, right? So they would actually be deposited there. So if a part of the DNA is not copied, you know, so that piece of information would be lost. So this telomere is there to actually prevent that from happening. And the thing with that is that with every subsequent division, this telomere actually keeps on getting shorter and shorter, right? So as it gets shorter and shorter, so eventually a time would come that this DNA, this actual DNA, the information that is needed, the vital gene that is there, this would start actually, or we could start losing them, right? If this telomere was not present, because it keeps on getting shorter and shorter with each subsequent cell division, right? And eventually, if this happens, if the length of the telomere shortens, the telomere actually is decreasing, then the vital gene would result in the loss of vital genes actually would result in cell death, right? Now, to avoid this from happening, to avoid these telomeres from getting shorter, there is an enzyme that works there, and it is known as
telomerase or telomerase, right? So this telomerase, what it does is actually it makes the DNA a little bit longer and it adds some more bases. So the bases that we are talking about, the extra bases, the one which in tyrosine and guanine, they are actually being added. So DNA is actually being made a little longer. So these bases, they have no useful information, but they allow the copying enzyme to complete copying the meaningful DNA, the one which is actually required. And as long as these extra bases are added during each cell cycle, no vital information will be lost and the cell would be able to continue dividing successfully. So we need to take care of that. These telomeres, they do not shorten, right? They do not decrease in size. This is what has to be ensured. So this is ensured by the enzyme which is known as telomerase. And this telomerase, the extra DNA that it is adding there, which actually has no useful information, right? This extra DNA that is being added by telomerase, right, is what is known as telomere, right, or telomere. So the main function of telomerase is therefore to prevent the loss of genes during the cell division and to allow continued replication of the cell, right? So this is what actually this telomeres do, right? And this enzyme actually, like it's quite a lot of, like people are actually talking about that, researching on that also, because they're saying that it prevents, as it prevents the loss of telomere, because it keeps on adding the extra DNA there, so it can actually help in preventing aging as well, right? So a lot of research is being actually going on with that. यहाँ तक clear हो गया? Yes, ma'am. अब इसकी मैं एक शॉर्ट तुम्हें 1 मिनट की वीडियो दिखाती हूँ and then we'll move on to the next part. What are telomeres? Telomeres are structures made from DNA sequences and proteins found at the ends of chromosomes. They cap and protect the end of a chromosome like the end of a shoelace. In almost all animals, from the simplest to the most complex, telomeres are required for cell division. With each cell replication, the telomeres get shorter and shorter until they're so short that your cells can no longer divide. When cells no longer divide, tissues age. However, telomeres can be rebuilt by an enzyme called telomerase to restore cell division. If you think we've found the fountain of youth, think again. If a cell keeps dividing uncontrollably and overcomes the limitations of telomeres, a cancerous tumor can form. This is why telomeres are so important. In healthy cells, they achieve the necessary balance between limiting cellular lifespan and your own longevity and keeping cancer growth at bay. Okay then. Second concept बेटा जो आपको understand करना है, that is about histones. ठीक है? अब nucleosomes जो है बेटा, this entire detailed information actually, ठीक है, your book also says how these nucleosomes are involved in DNA coiling. ठीक है? So they have shown you here in the diagram. We'll discuss that. But you do not need to learn about the nucleosomes. ठीक है? अभी इस स्टेज में आपको क्या पता होना चाहिए? You need to know the information about histones only. ठीक है? So we are going through that, but just understand histones basically are proteins. So let's just talk about these. So nucleosome, ठीक है? Nucleosome actually better contains these histones and the DNA chain there. So it's cylindrical in shape, ठीक है? And the size is about 11 nanometer wide by 6 nanometer long. ठीक है? These histone molecules जो बेटा है ना, they are actually 8 in number. So if you can focus here बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है? तो ये जो आपका पूरा न्यूक्लियोसोम है, it is made up of these histone molecules and they are 8 in number. ठीक है? This is what you need to know. So what actually it is बेटे, अब यही जो आपका पूरा histone molecule है, it has this DNA wrapped around. ये जो pink color का आपको नजर आ रहा है. So this is the DNA which is wrapped around the outside of the cylinder. ठीक है? And it makes around these many turns बेटा. 1 whole turn and 2/3 means बेटा around more than 60%. ठीक है? So it makes more than half turns, which are equal to 147 base pairs. ठीक है? So something better this you need to know. ठीक है? Before linking to the next nucleosome. So एक ये nucleosome है बेटे, एक ये अलग है. ठीक है? So this is a DNA strand that actually बेटे circles around it. ठीक है? और loop करने के बाद बेटे it actually joins it to the next histone molecule, which is also this nucleosome. So जो DNA बेटे इसको join करता है, we call it as a linker DNA. क्योंकि it is linking this nucleosome to the next. So we call it as a linker DNA.
ठीक है। सो दिस जो ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड आपको दिखाया है बेटे, ठीक है, द वन दैट इज एक्चुअली मेकिंग द टर्न्स, जो पूरी टर्न बना रही है, ये वाली टर्न, ये पीछे से भी घूम के आ रहा होगा और इधर भी, ठीक है। दिस टर्न एक्चुअली बेटा, क्योंकि डीएनए जो है इट इज मेड अप ऑफ दीज बेस पेयर्स, so this whole turn is like makes about 147 base pairs, ठीक है। and then the DNA between the nucleosomes, अब ये जो linker DNA बेटा, it contains around 53 base pairs, ठीक है। तो इसकी लेंथ को उन्होंने बेस पेयर्स के हिसाब से बताया हुआ है। so the one that loops around बेटा contains 147 and the one that links one nucleosome to the next contains about 53 base pairs, ठीक है। So they line up like strings of beads to form a fiber 10 nanometer wide. अब यही जो basically बेटे, if you can recall, initially हमने बात की थी chromatin की, if I could show you the diagram one more time, जो हमने ये वाली बात की थी कि जो chromatin है या आपका जो genetic material है बेटा, ऐसा coil और loops की form में होता है। So this is what we actually बेटा we are talking about now, कि वो loops जो actually बेटा वो बन किस तरह है। So these are the loops that we are talking about. So generally बेटा वो जो chromatin है वो इस तरह के coil form में होता है, ठीक है। एंड वी टॉक अबाउट कि जो क्रोमेटिन इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स, ठीक है। तो उसी डीएनए और हिस्टोन्स को हम यहाँ पे डिटेल में भी पढ़ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रही हो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इनफैक्ट, ठीक है। ये जो कॉइल्स नजर आ रही है बेटा, दीज आर द लूप्स ऑफ डीएनए व्हिच आर लिंकिंग वन हिस्टोन टू द नेक्स्ट। आर यू गेटिंग इट बेटे? यस मिस। सो अब यही जो स्ट्रिंग होती है ना बेटा, इट कैन बी कॉइल्ड एंड इट कैन बी सुपर कॉइल्ड। अभी जब आगे हम इसकी फेजेस पढ़ेंगे बेटा माइटोसिस की, यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड कि जब कोई भी सेल डिवाइड हो रहा होता है बेटा, तो दीज क्रोमेटिन्स एक्चुअली दे कंडेंस एंड दे बिकम थिकर। तो जब कंडेंसेशन होगी बेटा तो दे विल बिकम इवन मोर कॉइल, तो वी विल यूज द टर्म कि दे बिकम सुपर कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दे आर लूजली कॉइल और इधर दे हैव बिकम सुपर कॉइल, ठीक है। सो दिस स्ट्रिंग कैन बी फर्दर कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल, और ये बेटा डिपेंड करता है कि ये सेल डिवीजन की किस स्टेज पर है। तो जनरली जब when the cell has to divide बेटे, तो सेल डिवीजन के टाइम पे because chromatin has to condense and thicken into a chromosome, उस वक्त ये वाली स्टेज आती है बेटा, it coils even more, ठीक है। और जब सेल डिवीजन से पहले वाली स्टेज में होता है बेटा क्रोमेटिन की फॉर्म में, तो the coil actually looks like this. Are you getting it बेटे? यस मिस। ठीक है। सो बिफोर द न्यूक्लियर डिवीजन, जो न्यूक्लियर डिवीजन की जनरली बेटा हम बात करेंगे अभी माइटोसिस के अंदर, ठीक है। सो बिफोर द न्यूक्लियर डिवीजन most tightly coiled condensed form of DNA will be seen, which eventually beta, if you can we use the term chromosome for that. तो ये जो actually हमारे ये जो क्रोमोसोम हम देख रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर तुम इसका देखो तो इट हैज ऑल दीज, ये पूरे के पूरे कॉइल्स एंड कॉइल्स एंड कॉइल्स, बहुत ही, ठीक है, कॉइलिंग बहुत ज्यादा इसके अंदर हुई हुई होती है। दिस इज व्हाट एक्चुअली मेक्स इट मोर प्रोमिनेंट। गॉट इट बेटे कि हिस्टोन्स एक्चुअली क्या चीज है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जब हमने कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड के लिए टर्म यूज करते हैं बेसिकली, तो व्हेन दे आर लूजली कॉइल्ड बेटे, लूजली कॉइल्ड वो जब वो जैसे वो क्रोमेटिन की फॉर्म में थे, द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर देम इज नोन एज यू क्रोमेटिन, ठीक है। सो दीस टर्म्स बेटे यू नीड टू बी फेमिलियर विद। सो इट द क्रोमेटिन इट कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, यू क्रोमेटिन इज द टर्म बेटे व्हेन इट इज लूजली कॉइल्ड, और जब वो टाइटली कॉइल्ड होता है बेटा, लाइक जब इट एक्चुअली द सेल हैज टू गो न्यूक्लियर डिवीजन, उस वक्त हम उसके टर्म यूज करते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है बेटे। सो डिफरेंट आपके सेल साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सो द क्रोमेटिन इज सीन इन दीज टू डिफरेंट फॉर्म्स। यू क्रोमेटिन होगा जब वो लूजली कॉइल्ड पड़ा हुआ होगा, और आपका हेटेरोक्रोमेटिन होगा जब बेटा न्यूक्लियर डिवीजन से पहले इट बिकम्स टाइटली कॉइल्ड। गेट इट बेटे? यस मैम। अच्छा, अब like during the like this whole cell cycle बेटे there are divisions, so we'll talk about कि interphase actually होती क्या चीज है, ठीक है। so most of the cases में बेटे सेल जो आपके जो क्रोमेटिन एक्चुअली बेटे इट्स फॉर्म इन द यू क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, लूजली कॉइल्ड होगा, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए होती है, तो उस सुपर कॉइल्ड इसलिए थोड़े टाइम के लिए होता है। so most of the time के लिए बेटे it will stay as a यू क्रोमेटिन, लूजली कॉइल्ड, ठीक है। So यू क्रोमेटिन जब वो लूजली फॉर्म में होता है बेटा, दिस इज वेयर द एक्टिव जीन्स आर लोकेटेड, ठीक है। और जिस वक्त हेटेरोक्रोमेटिन में वो कन्वर्ट हो जाता है, वेयर इट कंडेंसेस बेटा, जब न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम में होता है, उस केस में जीन्स उस दौरान जीन्स इनएक्टिव होते हैं। सो जीन्स आर मोस्टली एक्टिव जब वो क्रोमेटिन, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बेटा इस तरह लूजली कॉइल स्टेज में पड़ा हुआ है, ठीक है, इस वक्त जीन्स एक्टिव होते हैं।
बट व्हेन इट बिकम्स लाइक सुपर कॉइल और वो न्यूक्लियर डिवीजन की तरफ जा रहा होता है बेटा, उस दौरान जीन्स हमारे जो होते हैं बेटा दे बिकम इनएक्टिव, ठीक है। दैट इज ओनली फॉर अ स्मॉल फेज, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए होती है, ठीक है। सेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम अराउंड मोर देन 60% बेटा जो सेल होते हैं ना वो इंटरफेस के इसमें होते हैं, स्टेज में। आर यू गेटिंग इट बेटे? Yes, miss. Okay then. So we just ठीक है, let's like we have already discussed this. Summarized version है कि eukaryotes have highly bound DNA. So we have seen that ये diagram में भी आप देख लो बेटे कि you can see कि कितने इसमें coils होते हैं, ठीक है, which is present in supercoiled form to make condensed structure called chromosomes. So we have talked about that also बेटे. तो जब वो बहुत ज्यादा उसके अंदर like coils बन जाएंगे, so we call it as a chromosome. Chromosomes have proteins attached to them known as histones. So we just talked about those bit, okay, and they're responsible for gene regulation, okay, as well as supporting DNA supercoiling. Since eukaryotic cells are more complex, the DNA molecules are also longer. So we just talked about that. यहाँ पे आपको देखो क्रोमोसोम का एक थिकन वर्जन नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब वो थिकन वर्जन होगा बेटा, इस केस में ये पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए बेटा वो सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होगा, तभी वो कंडेंस होकर प्रोमिनेंट होकर नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर तुम देखो उसी में से उन्होंने एक थिन स्ट्रैंड, ठीक है, उसी क्रोमोसोम के अंदर से एक थिन स्ट्रैंड दिखा दिया आपको, बेसिकली क्रोमेटिन, एंड यू कैन सी द कॉइलिंग बेटा, लूप आपको यहाँ पे पूरा लूप्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और उसी को अगर एक्सटेंड करके देखो तो इट हैज ऑल द डीएनए, ठीक है। एंड देन इफ यू लुक एट दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बेटे, सो यू कैन सी दीज हिस्टोन्स, ठीक है, 8 मॉलिक्यूल्स होंगे हिस्टोन्स के, एंड यू कैन सी बेटा कि ये डीएनए इट इज लूपिंग अराउंड द सिलिंडर्स एंड इट इज लिंकिंग वन न्यूक्लियोसोम टू द नेक्स्ट आल्सो। सो एक ही डायग्राम में उन्होंने आपको पूरा डिटेल वर्जन बता दिया इसका। You get it, बेटे? Yes, miss. And then here you can look at the telomeres also, बेटे, how it is protecting the DNA. क्योंकि you can see here बेटा कि अगर ये चीज नहीं होती तो ये जो यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सारी डीएनए ये स्ट्रैंड को खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ telomeres एक्चुअली आर प्रोटेक्टिव टिप्स देयर, ठीक है। तो ये नीचे भी होंगी और ये ऊपर भी होंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? Yes, miss. Okay, now let's talk about mitosis. ठीक है, हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए, टेलोमियर्स, देन हिस्टोन्स, ठीक है। सो सेल डिवीजन की बेसिकली बेटा नीड क्या है? अब द थिंग इज बेटा न्यू सेल्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बट दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेल्स व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ऑलरेडी एक सेल मौजूद होगा, उससे हमें न्यू सेल्स बनाने, ठीक है। सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अब we have beta prokaryotes, we have eukaryotes, single cell organisms also. So single cell organisms जो होते हैं basically बेटे they have to produce a totally new organism, ठीक है। क्योंकि वो सिंगल सेल है बेटे, तो वो एक ही सेल में जब वो डिवाइड होगा so that will actually be one organism, ठीक है। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में डेफिनेटली एक सेल डिवीजन से न्यू सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। बट न्यू सेल्स जब बनते बेटे इट एक्चुअली लीड्स टू ग्रोथ, ठीक है। So basically जो cell division का main purpose क्या है? It is simply a method of increasing the number of cells, ठीक है। So this is what the main purpose of cell division. So ठीक है, right now बेटा AS में we are talking about mitosis, A2 में we will talk in detail about meiosis, but there are two types of divisions, ठीक है। अच्छा, cell division का term generally use किया जाता है, but actually बेटा mitosis और meiosis जो होते हैं these are actually nuclear divisions, ठीक है। ये न्यूक्लियर डिविजन होती है बेसिकली। तो वील टॉक अबाउट द डिफरेंस आल्सो इन अ व्हाइल, बट एक जनरली इसके लिए टर्म यूज किया जाता है। ये एग्जैक्टली सेल डिविजन नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ वो वाला प्रोसेस जिस केस में न्यूक्लियस डिवाइड होके उसके अंदर सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। सो वील टॉक अबाउट माइटोसिस, बट माइटोसिस बेटे इज एक्चुअली अ कंट्रोल्ड प्रोसेस, क्योंकि अगर ये अनकंट्रोल हो गई बेटे तो इट कैन एक्चुअली यू कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि माइटोसिस का मेन फंक्शन के लीडिंग टू ग्रोथ, ठीक है। तो अगर इसको स्टॉप नहीं किया जाएगा और अनकंट्रोल ग्रोथ होती रहेगी, दिस विल एक्चुअली बेटा लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स ग्रो करते रहेंगे, बट ट्यूमर्स बेटा कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स और समटाइम्स दे कैन बिकम कैंसरस आल्सो, ठीक है। तो इस चीज को भी अवॉइड करना बेसिकली, ठीक है। सो माइटोसिस जनरली इज अ कंट्रोल प्रोसेस। इज दिस क्लियर बेटा? जी मिस। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो रिमेंबर बेटा माइटोसिस इज अ न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो ये सेल की डिवीजन नहीं है। सो रिमेंबर बेटा दिस थिंग है। सो इट्स अ न्यूक्लियर डिवीजन that produces two genetically identical daughter nuclei.
सो रिमेंबर क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन है तो इसीलिए डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, बट दे आर टोटली विद क्लोन्स ऑफ ईच अदर, वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, एंड दे वुड हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, ठीक है। अब जनरली बेटा वी टॉक अबाउट ह्यूमन सेल्स, तो ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, बट एक्चुअली अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो वी टॉक अबाउट कि वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अगर वो 23 को तो मल्टीप्लाई कर दोगी, ठीक है, बाय 2, क्योंकि जनरली हम यूज कर रहे होते हैं इसके लिए 2n, ठीक है। सो 46 क्रोमोसोम्स टोटल किस तरह आ रहे हैं, इट्स एक्चुअली वी हैव 23 पेयर्स, सो 23 टाइम्स 2 गिव्स यू 46, बट हर ऑर्गेनिज्म के अपने स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ह्यूमंस के 46 है, ठीक है। सो द डॉटर सेल विल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल्स, सो माइटोसिस इज प्रिसाइसली कंट्रोल्ड, ठीक है, एंड रिमेंबर बेटा इट इज अ पार्ट ऑफ द सेल साइकिल, इट इज नॉट अ सेल साइकिल इटसेल्फ, माइटोसिस इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, so we'll talk about the stages later, but remember it is simply a nuclear division, उस पूरे सेल साइकिल में जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उस स्टेज को माइटोसिस बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? जी मिस। ठीक है, ओके, नाउ हियर कम्स द सेल साइकिल। सेल साइकिल की बेटे स्टेजेस क्या क्या है? सेल साइकिल में मेजॉरिटी ऑफ द चंक, इफ यू लुक एट दिस सॉर्ट ऑफ पाई चार्ट जो उन्होंने आपको बनाया हुआ है, ये पूरा जो ग्रे एरिया आपको नजर आ रहा है बेटे, दिस इज इंटरफेस, ठीक है। दिस हैपेंस एक्चुअली, दिस इज अ पार्ट जब सेल को माइटोसिस स्टार्ट करनी होती है, ठीक है, सेल डिवीजन या न्यूक्लियर डिवीजन से पहले का जो पार्ट है दैट इज इंटरफेस, और मोर देन 60% बेटे जो सेल होता है ना वो इस फेज के अंदर रहता है। तो यू कैन सी बेटे ये छोटा सा तुम्हें एक स्लाइस या चंक नजर आ रहा है, माइटोसिस थोड़े से टाइम के लिए होती है, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर डिवीजन। देन कम्स साइटोकाइनेसिस, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होके एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। सो दिस होल प्रोसेस इज द सेल साइकिल, ठीक है। सो इट इज अ रेगुलर सीक्वेंस, बट इट विल स्टार्ट, ठीक है, इट विल मूव ऑन एंड इट विल लाइक हैव न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, और देन, ठीक है, अगर जरूरत होगी तो दोबारा सेल की डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। सो इट्स अ रेगुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that takes place between one cell cycle या one cell division to the next. So 3 phases है that you have to remember. ठीक है, as I was talking a while back, but a nuclear division is a part of cell cycle. So पूरे cell cycle में it starts with interphase, ठीक है, then comes the nuclear division. Nuclear division is the part जहाँ पे mitosis हो रही है, ठीक है, और फिर आता है cell division. ये पार्ट है बेटा जब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो फिर सेल डिवीजन आती है। आर यू गेटिंग इट बेटे? यस मिस। सबके अंदर, ओके देन लेट्स टॉक अबाउट इंटरफेस। इंटरफेस इटसेल्फ बेटा कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, G1, S और G2। सो अगर आप डायग्राम वापस से देखो बेटे, सो वी हैव दिस फेज व्हिच इज G1, ठीक है। सो जनरली बेटा इस केस में क्योंकि हमने बात की थी माइटोसिस बेसिकली इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सेल ग्रोथ, तो अगर सेल जब बढ़ गया बेटा तो इट हैज टू ग्रो आल्सो, ठीक है। तो G1, ठीक है, इसको हम गैप फेज भी बोलते हैं, ठीक है, आप इसको गैप फेज 1 भी बोल सकते हो, या अदरवाइज सिंपली G से ग्रोथ याद रखो, सो इट इज द सेल ग्रोथ, ठीक है। तो G1 इज द पार्ट सेल ग्रोथ। उसके बाद बेटा एक फेज कहलाती है व्हिच वी कॉल इट S फेज। S phase is the one better when DNA replication takes place, क्योंकि अब जब सेल को माइटोसिस की तरफ जाना बेटा तो DNA has to replicate, तो वही क्रोमेटिन जो कंडेंस होकर थिक हो रहा है बेटा, इट इज कन्वर्टिंग इनटू क्रोमोसोम, सो दिस इज बेटा इट टेक्स प्लेस एट द S phase ऑफ द इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद आती है G2, ठीक है। तो इस केस में व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बेटा, द DNA दैट हैज बीन फॉर्म, उसके अंदर कोई अगर कोई खुदा ना खासा एरर हो गया कोई जीन्स के अंदर, तो दैट एक्चुअली हैज टू बी करेक्टेड, ठीक है। अगर कोई ऐसा एरर है बेटा दैट एक्चुअली कैन लीड टू एब्नॉर्मेलिटी, तो वो सेल वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, दे डू नॉट अंडरगो माइटोसिस एट ऑल, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ करेक्शन ऑलरेडी इस फेज के अंदर हो ही रहा होता है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर कि व्हाट इज हैपनिंग इन दीस फेजेस। ड्यूरिंग G1 सेल मेक्स द RNA, द एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स नीडेड फॉर ग्रोथ, क्योंकि बेटा ग्रोथ अगर है तो वी नीड द रॉ मटेरियल, तो इस जो ग्रोथ 1 फेज है बेटा उसमें यू नीड दीज थिंग्स, RNA, enzyme and other proteins. We need these, ठीक है, for growth. At the end of G1, the cell becomes committed to dividing or not dividing, ठीक है, सेल को डिवाइड होना है या नहीं होना, ठीक है। This all is actually decided during this phase, G1. So all the raw material is collected, ठीक है। Then S phase में क्या हो रहा है? It follows the G1. It is when DNA replication occurs, ठीक है, chromosomes are replicated forming 2 sister chromatids each.
You understand this point बेटे? मैं से रिपीट कर दे। अच्छा, कहाँ से रिपीट करूं? G1 से S फेज से? एस से। अच्छा, एस फेज क्या है बेटा? देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेल ने, ठीक है, उसको एंजाइम्स भी चाहिए, उसको आरएनए भी चाहिए, ठीक है, उसको प्रोटीन भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेल ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे G1 स्टेज के अंदर, सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। इस स्टेज के एंड पे इट विल बी डिसाइडेड वेदर द सेल नीड्स टू डिवाइड और नॉट, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा द डीएनए एक्चुअली हैज टू रेप्लिकेट, क्योंकि अब जब सेल डिवीजन होनी है तो ये जो आपके सेल में न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन था बेटा, इट एक्चुअली हैज टू थिकन एंड इट हैज टू कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। अब जब उसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना बेटा, तो उसके अंदर अभी रिमेंबर अ व्हाइल बैक वी टॉक्ड अबाउट कि कोइलिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इट हैज टू कंडेंस एंड थिकन, सो दिस इज द प्रोसेस व्हेन डीएनए रेप्लिकेट्स। अगर वो सिंगल स्ट्रैंड था आपका क्रोमोसोम का, इट रेप्लिकेट्स एंड बिकम्स अ डबल स्ट्रैंड नाउ, सो वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। दिस विल हैपन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज की फेजेस थी ना बेटे, G1 थी, फिर S थी और फिर G2 थी। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन इट इज टेकिंग प्लेस इन द S फेज। आर यू गेटिंग इट बेटे? यस। डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा है तो इट मींस जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट हो रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ था वो इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो अब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग G2, द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड न्यू डीएनए, क्योंकि अब बेटा रेप्लिकेट हो गया, यू हैव अ न्यू स्ट्रैंड आल्सो, but this new DNA has to be checked also, and any errors if there are बेटा they have to be repaired, ठीक है। तो और अगर इस केस में वो ये बेटा कि अगर डैमेज ऐसा कोई लाइक म्यूटेशन वहां पर हो गई है, ठीक है, द सेल्स विल बी डिस्ट्रॉयड देयर एंड देन, ठीक है। सो न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, ये पूरा चेक किया जाता है G2 के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए म्यूटेशंस होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, मगर ये सारे सेल्स जो एबनॉर्मल अगर हो गए बेटे, दे वुड नॉट अंडरगो माइटोसिस, ठीक है बेटे। तो वो ये वाली स्टेज में वो एंटर ही नहीं होंगे, बॉडी खुद ही उसको डिस्कार्ड कर देगी। आर यू गेटिंग इट बेटे? यस मिस। difference between G1 S phase and the G2. ओके देन, ठीक है। इंटरफेज के बाद बेटा, सो इंटरफेज के बाद जब डीएनए रेप्लिकेट हो गया, उसके अंदर कोई भी एरर्स थे वो चेक हो गए, देन कम्स न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन में राइट नाउ बेटा वी विल बी रेफरिंग टू माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट हैपेंस बेटा, देखो G1 की स्टेज में इफ यू थिंक अबाउट इट, सारी ग्रोथ तो यहीं पर हो रही थी ना, यहां से स्टार्ट हुई बेटे, ठीक है। ये पूरा फेज आपका यहाँ पे G1 ग्रोथ फेज ही था, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था और उसके बाद फाइनल चेक एंड बैलेंस हो रहा था, ठीक है। सो माइटोसिस का जो पार्ट है बेटा और साइटोकिनेसिस, ये जो पार्ट है बेटा, ये दोनों इस दौरान ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो यू कैन लुक ओनली एट दिस पोर्शन हियर। तो ये जो थोड़ा सा पोर्शन है बेटे, दिस इज द फेज व्हेन ग्रोथ विल टेम्परेरीली स्टॉप, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सेल बेटा जब अब न्यूक्लियर डिवीजन हो गई है, cell has been divided into identical daughter cells, those daughter cells have to grow, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा वो ग्रोथ फेज के अंदर रहते हैं। सो माइटोसिस का जो पार्ट है बेटा, उस फेज के अंदर व्हाट इज हैपनिंग, ग्रोथ स्टॉप्स टेम्परेरीली, क्योंकि बहुत थोड़े से टाइम के लिए हो रहा है, ठीक है। देन आफ्टर द एम फेज का टर्म भी बेटा यूज कर रहे हैं माइटोसिस के लिए। अच्छा, सो वी वर टॉकिंग अबाउट बेटे के आफ्टर दिस इंटरफेज, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन विल स्टार्ट। Nuclear division is the part which actually beta is known as mitosis, ठीक है। And in this phase growth temporarily stops, ठीक है। Is it clear बेटे? जी मिस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे जब माइटोसिस या न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हो जाता है, ठीक है, then the nucleus definitely बेटे divides into two. After that the whole cell also divides to create two genetically identical cells. So उसके बाद बेटा this is the process which we call as cytokinesis, ठीक है। So nuclear division के बाद जो next step होता है that is cytokinesis. Cyto means comes from cytoplasm, ठीक है। cytoplasm divide हो रहा है बेटा, eventually वो two daughter cells में convert हो जाएगा। So ये तीनों चीजें मिलके सेल साइकिल बना रही है, ठीक है। We start with interphase, ठीक है, जिसमें G1 है, ठीक है, सारे enzymes, RNA, proteins are being collected, ठीक है। It will be decided at this stage only कि whether the cell has to undergo division or not. Then comes the S phase when the DNA replication takes place, ठीक है, chromosome formation होगा। Then comes G2 when any errors in the DNA, जो क्योंकि अब DNA replicate हो गया बेटा, न्यू DNA में कोई जेनेटिक एरर है उस चीज को रीचेक करने के लिए G2 में अंदर काम होगा,
ठीक है, and after that beta will come the nuclear division. Nuclear division is the part where actually mitosis will take place. ठीक है, when like actually एक nucleus से 2 daughter nuclei बन रहे, and then comes the cell division when actually beta the cell undergoes cytokinesis. अब आपका cytoplasm divide होगा, and then we will have 2 identical daughter cells. Is it clear beta? All the cell cycle? Yes, miss. Okay, now let's talk about the first phase. Before interface का generally if you look at the diagram beta, क्योंकि again you are asked paper में you have to identify these sketches को देख आपको बताना पड़ता है कि basically अभी जो cell में या nuclear division किस stage पर है, ठीक है, तो interphase में, ठीक है, the cell is not dividing, you know बेटा ये पूरा growth phase है, ठीक है, it has G1, it has S, it has G2, तो इस case में अभी तक क्या हो रहा है बेटा, cell is not dividing, ठीक है, chromosomes are also not visible, so you can imagine बेटा यहाँ पे इस diagram if you look at it, chromatin you can clearly see, ठीक है, chromosome बिल्कुल divide नहीं हो रहा है इस stage पे. DNA is in the form of chromatin which appears as a dark mass in the nucleus, we just talked about that bit. Then after that beta DNA would replicate, और अगर if you look at this sketch here बेटा, यहाँ पे अगर तुम इसको देखो एक micrograph given है आपको यहाँ पे, ठीक है, not a sketch actually, ठीक है, तो इसमें if you look at this बेटा ये cell है, ठीक है, nucleus, and there is a dark stain, there is a nucleolus, and you can see बेटा interphase में you cannot tell, आपको simply बस एक dark इस तरह के पैचेज जैसे नजर आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, सो ये सेल इस वक्त इंटरफेज में, इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही है, गॉट इट बेटे, तो इंटरफेज में इस तरह का माइक्रोग्राफ नजर आएगा, यू गेट इट बेटे? Yes. ठीक है, अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट तुम जरा इस सेल से इस वाले सेल को जरा कंपेयर करो, कुछ डिफरेंस लग रहा है बेटे इस सेल में और इस वाले सेल के अंदर? Yes, miss. है ना, इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन भी हो रही है, सो ठीक है, सेल्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो सकते हैं, ठीक है, सो ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा, इस वक्त इट इज एन इंटरफेस. ओके, अच्छा, अब इसको स्टेजेस को बेटा याद करने का क्या तरीका है, सिंपली जस्ट रिमेंबर इट फ्रॉम पी मैट और द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोफेज, ठीक है, सेकेंड स्टेज होती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज और फिर आती है टीलोफेज, ठीक है, उसको कुछ लोग टेनोफेज भी बोलते हैं, बट टोटली जिस तरह आपको आसान लगे बोले, ठीक है. एक और तरीका याद करने का, यू कैन कॉल इट पर्पल मैट, ठीक है, सिंपली जस्ट वे टू रिमेंबर दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बेटे, प्रोफेज, देन सेकंड स्टेज मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. एक और तरीका इसकी डायग्राम्स को आइडेंटिफाई करने का क्या है बेटे, प्रोफेज में जस्ट रिमेंबर इट फ्रॉम प्रोमिनेंट, क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो क्रोमोसोम्स हैं बेटे वो कंडेंस हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं, एंड दे आर बिकमिंग शॉर्टनिंग, ठीक है, सो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, इसी वजह से ये सारी चीजें हमें नजर आ रही है. तो P से प्रोफेज, P में इट्स प्रोमिनेंट, दे बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है. और अभी इफ यू फोकस ऑन दिस डायग्राम है बेटा, यहाँ पे तुम देखो तो आपको लग रहा है कि वो थिक स्ट्रैंड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, सो दे हैव बिकम प्रोमिनेंट हियर. अब यहाँ पे देखो उन्होंने अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज लिखा हुआ है, आपके कोर्स में बेटा ये डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली बताना है कि प्रोफेज में ही हो, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि जी प्रोफेज 1 है या प्रोफेज 2 है या अर्ली है या लेट है, simply remember just prophase, so you will actually be able to look at them as thick strands there, so they become prominent, ठीक है. M metaphase को, M को याद रखो मिडिल से, so actually बेटा they align themselves, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है, along the equator. A anaphase होती है, A को याद रखो away से, ठीक है, so this is the time when these chromatids actually बेटा are they are split. और T telophase को याद रखो 2 से, so 2 also starts with T, so it means बेटा this phase इसके अंदर जो cells है बेटा they're actually बेटा dividing, they are divided into 2 cells, ठीक है. In fact the nucleus divides into 2 daughter nuclei बन रहे हैं. So is it clear बेटा? Just a way to remember these. Okay, miss. ठीक है. अच्छा, let's talk about prophase. अब इन बारी बारी इन सब चीजों को जब हम डिस्कस करेंगे we'll talk about these. Prophase में basically क्या हो रहा है, so most of the things बेटा happen during prophase, ठीक है. इंटरफेज हो गया, आपका जो डीएनए बेटा इट रेप्लिकेट्स, अब क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल, ठीक है, बिकॉज इट कंडेंसेस, इट थिकन्स एंड इट शॉर्टन्स. सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द पोल्स, सो सेंट्रियोल्स बेटे आर एक्चुअली दे सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है. सेंट्रोसोम कंटेन दीज सेंट्रियोल्स व्हिच एक्चुअली बेटा आर दे लाई एट 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर, और ये आपने चैप्टर 1 में इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है. The centrioles, because they are pair of centrioles, they migrate to the poles.
याद रखना बेटा, जब भी हम सेल डिवीजन या न्यूक्लियर डिवीजन की बात करेंगे, हम ये टर्म यूज नहीं करेंगे कि दे माइग्रेट टू द एंड्स ऑफ द सेल। ठीक है, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैन बी एनी रेगुलर स्ट्रक्चर, उसके लिए टर्म पोल्स यूज करना। ठीक है, सो दे माइग्रेट टू द पोल्स, देन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो डिसअपीयर्स। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट कि माइटोसिस इज अ न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, सो जो भी चीजें हो रही है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल आल्सो डिसअपीयर बेटे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन बेटा, इफ यू कैन रिकॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो मेड ऑफ द सेम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एज योर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी बेटा, तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी देयर इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को दोबारा से रीजनरेट भी होना है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स, न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपीयर्स, एंड देन द स्पिंडल फॉर्मेशन अकर्स। अब ये स्पिंडल फॉर्मेशन किस वजह से हो रही है बेटे? द सेंट्रोसोम्स, दे आर एक्चुअली बेटा नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। ठीक है, तो सेंट्रोसोम्स have these proteins। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रोसोम्स। ठीक है, और ये जो ट्यूब्यूल्स है बेटे, दे एक्चुअली फॉर्म द स्पिंडल्स। सो इफ यहाँ पे इस डायग्राम में इट्स नॉट क्लियर, बट इफ यू कैन सी हियर बेटे, सो ये जो स्पिंडल्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली बेटा फॉर्म फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। सो सेंट्रोसोम्स हैव दोस प्रोटीन्स। ठीक है, एंड दे एक्चुअली बेटा फॉर्म दीज स्पिंडल्स। इसके ऊपर फिर ये क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे नेक्स्ट स्टेज में, बेटा मेटाफेज। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे? Yes, Miss. Next. You can also see, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है कि वो डिसॉल्व हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। सो अ लॉट हैपेंस ड्यूरिंग दिस फेज, प्रो फेज। ठीक है, सो इसको एक फ्लो चार्ट करके बेशक बेटा इसको याद करो। तो प्रो फेज याद रखना, क्रोमोसोम बिकम प्रोमिनेंट, द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, स्टार्ट्स टू डिसॉल्व, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व्स, ठीक है, डिसअपीयर्स, then spindle formation happens and chromosomes, centrioles migrate to the poles. So this all happens during prophase. ठीक है, which we can see, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो you can see बेटे। प्रोफेज क्लियर हो गया बेटे? Yes. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज। इसको फिर याद रखो बेटा मिडिल से। ठीक है, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडिल। सो इन दिस केस बेटा व्हाट इज हैपनिंग, क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द इक्वेटर। ठीक है, मिडिल सिर्फ याद करने के लिए, नेवर एवर यूज द टर्म के दे अरेंज देमसेल्व्स इन द मिडिल ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, पेपर में, ठीक है, गो फॉर द स्पेसिफिक वोकैबुलरी, आप यूज करोगी टर्म क्रोमोसोम्स लाइन अप अलोंग द इक्वेटर। ठीक है, then each sister chromatid is attached at the centromere. So if you recall better, the centromere were actually like holding these two chromatids together. ठीक है, जब DNA replicate हो गया था, so we have two sister chromatids now. Centromere is actually better is the one that is attached to the spindle fiber. अब यहाँ spindle fiber के बीच में centromere better is actually better attaching it. ठीक है, and these spindle fibers are originating from the opposite pole. So एक pole ये है बेटे, वो यहाँ से originate कर रहे हैं, और एक पोल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, so these spindle fibers originate, और यहाँ पे centromere attach हुआ हुआ है। ठीक है, it is actually holding these chromosomes। ठीक है, और making them align across the equator। Is this clear बेटे? Yes. ठीक है, और अगर अभी तुम इस माइक्रोग्राफ को देखो तो you can see बेटा आपको spindle fibers नजर आ रहे हैं, and you can see कि बेटा they are aligned here in the middle। ठीक है, but again don't use the term middle, you will use the term they line up along the equator। Is it clear बेटे? जी मिस। ठीक है, अच्छा, फिर अब let's talk about centromeres। Again these terms बेटा you need to be familiar with। So centromeres, ठीक है, we know बेटा these are the centromeres। ठीक है, two sister chromatids के अंदर यहाँ एक आपको इन्होंने सिंगल क्रोमोसोम दिखाया है, so here is the centromere, और ये two sister chromatids दिखाए एक duplicated क्रोमोसोम के, so here you can see the centromeres here also। ठीक है, मेन पर्पस क्या है सेंट्रोमेयर का बेटे? एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस इज द पार्ट विच डज नॉट कंटेन एनी जीन, इसके अंदर कोई जीन होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, सो मेन फंक्शन क्या बेटे? इट इज नीडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग माइटोसिस, क्योंकि अभी मेटाफेज में तो खाली अलाइन हुए हैं, दे हैव टू बी सेपरेटेड ऑल्सो। तो सेंट्रोमेयर का मेन पर्पस क्या बेटा? दे आर नीडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग माइटोसिस, एंड इट इज विजिबल एज अ कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है बेटा कि इफ यू फोकस हियर बेटे, तो आपको ये जो अगर ये डार्क ग्रे पोर्शन को तुम देखो, ठीक है, तो एक ऐसा लग रहा है कि चीज स्क्वीज हुई है, प्रेस हुई है सेंटर में से, तो सेंटर में की अपीयरेंस ऐसी होती है। ठीक है, इट इज विजिबल एज अ कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट थोड़ा सा डायग्राम में दिखाया हुआ है, दीज आर द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और इसके अंदर ही अटैच हुए हैं। क्लियर बेटे?
Yes. ठीक है. अच्छा, देन बेटे जब हम सेंट्रोमियर्स की बात करते हैं एंड पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटाफेज, हम सेकेंड स्टेप की बात करें माइटोसिस की, so at each metaphase chromosome has two kinetic cores. Kinetic cores actually बेटा are found on each chromatid. एक ये chromatid है, एक ये दूसरा chromatid है. ठीक है, ये सेंट्रोमियर की साइड पे होंगे. ये पूरा आपका सेंट्रोमियर है. ठीक है, हर chromatid का अपना सेंट्रोमियर है. ठीक है, एंड देन यू कैन सी इसके साइड में जो ये ग्रीन कलर की जो चीज आपको दिखाई है, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ काइनेटिक कोर. ठीक है, अब क्योंकि क्रोमोसोम में बेटा इट हैज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, सो इट हैज टू काइनेटिक कोर्स. ठीक है, these are found at a centromere, one on each chromatid. These are made of protein molecules. ठीक है, and basically बेटा इनका काम क्या है, they bind specifically to the DNA in the centromere. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्योंकि DNA मटेरियल तो रन कर रहा है बेटे, so it binds to the DNA in the centromere and also binds to the microtubules. तो दोनों चीजों में अटैच कर रहा है. Chromatids में यहाँ पे भी अटैच है बेटे, so it actually binds to the DNA in the centromere and to the microtubule. तो दोनों चीजों को एक दूसरे से ज्वाइन करा रहा है. काइनेटिक कोर का ये काम है बेटे. ठीक है, the protein molecules which would bind to the DNA in the centromere as well as to the microtubule. Are you getting it, बेटे? Yes. Okay, then we have these beta spindle fibers. They would definitely beta extend from the kinetochores and they would go all the way to the poles. Definitely यहाँ पर एक pole है और एक इधर pole है. So these microtubules will go and extend there. ठीक है, and what happens, construction of kinetochores actually beta start कब होता है? It happens before the nuclear division starts. It means, remember we were talking about कि chromosome condense होके thicken हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो काइनेटोकोर है बेसिकली बनता किस वक्त है? ये बनता है इंटरफेज में. इंटरफेज में उस फेज में बेटा व्हेन डीएनए इज रेप्लिकेटिंग एंड दैट वाज द फेज व्हिच वाज नोन एज एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. ठीक है, उस वक्त ये काइनेटोकोर्स बनते हैं. ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज बिगिंस बिफोर द न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट्स. इट मींस माइटोसिस होने से पहले काइनेटोकोर की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, और जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी डेफिनेटली बेटा उसके बाद दे आर एक्चुअली लॉस्ट अगेन. ठीक है, सो दे आर ओनली फॉर्म जब सेल को माइटोटिक डिवीजन की तरफ जाना है. ठीक है, सो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे दे आर एक्चुअली दे आर फॉर्म्ड. क्लियर बेटे? जी. ठीक है, ओके देन. अब दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटे बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, अब इसका मेन पर्पस क्या है बेटे? दे विल एक्चुअली पुल. ठीक है, द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू अ गिवन काइनेटोकोर, दे विल पुल द काइनेटोकोर with the rest of the chromatid dragging behind towards the pole. So पहले एक्चुअली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है बेटा वो काइनेटोकोर को पुल करते हैं. ठीक है, जब वो इसको पुल करते हैं तो इट इज अटैच्ड टू दिस क्रोमेटिड हियर. ये जो सेंट्रोमियर है इसके साथ अटैच हुआ है. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस तरह, ये जो एक आपका जब ये सेपरेशन होगी बेटा इसकी, तो एक पूरा का पूरा क्रोमेटिड सेपरेट होकर चला जाएगा. आर यू गेटिंग इट बेटे? Yes. ठीक है, सो पहले काइनेटोकोर पुल होता है, उसके बाद ठीक है पूरा का पूरा क्रोमेटिड रिलीज होके इट गोज टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, और ये चीज होती है बेटा ड्यूरिंग एनाफेज. ठीक है, स्प्लिटिंग और मूविंग. दिस इज अचीव बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. अगेन बेटा क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स को जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सो दे शॉर्टन. ठीक है, बोथ फ्रॉम द पोल एंड फ्रॉम द काइनेटोकोर एंड. तो दोनों एंड से बेटा ये एक्चुअली वो कर रहे होते हैं. if I can see, जैसे फॉर एग्जाम्पल if you look at this diagram here, ठीक है, और यहाँ पे अगर बीच में अटैच हुआ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इनफैक्ट मैं आपको मेटाफेज की दिखा दूं डायग्राम, दिस वन बेटे. सो दे विल एक्चुअली बेटा ये अब यही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है बेटे इधर से भी शॉर्ट इन हो रहे होंगे. ठीक है, पोल की साइड से भी और इधर से भी शॉर्ट इन हो रहे होंगे एज दे कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दिस एक्चुअली बेटा हेल्प्स इन पुलिंग दीज क्रोमेटिड्स. ठीक है, और ये काइनेटोकोर पे पहले अपनी फोर्स अप्लाई हो रही है. ठीक है, then the chromatid will be pulled away. So ये एक इसका एक chromatid बेटा will move towards this side, other one will move towards this side. ठीक है, तो force जो है वो दोनों जगह से लग रही है. ठीक है, from this end also and from this end also. Is it clear बेटे? Yes. Miss, I have to leave क्योंकि मेरा पैकेज खत्म होने वाला है. अच्छा ठीक है, सही. फिर मैं इसको बाकी को ऐसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ बेटा, because no one else is in the class. ठीक है. ओके बेटा, ठीक है, you may go then. So the poles of the spindles are where the centrosomes are located, right? So these are the places where centrosomes are located, one at each pole. So you can have a look here, right? So these poles
are where the centrosomes are located. Right? So centrosome, it's an organelle which is found in the animal cells. It occurs as microtubule organizing center. We just talked about that. Okay? And it is required for the construction of the spindle. Each centrosome consists of a pair of centrioles surrounded by a large number of proteins. We have already discussed this part also. It is these proteins that control the production of microtubules, not the centrioles, right? So the proteins which are found in the centrosome, they actually control the production of microtubules. Centrioles do not do that. And plants, since they do not have actually centrosomes, their mitosis occurs without the centrosomes, right? So centrosomes are found only in the animal cells. So you can look at this diagram here also. So centromere, the kinetochore, and then you can see how the force is applied, right? So force will be, they will get shortened. The force will be applied from this side and the force will be applied at the polar end also, right? And this will actually make these chromatids separate and each will be pulled towards the opposite pole. Okay, next phase is anaphase. So anaphase, again, a way to remember this is away. So this is the part, the part of the mitosis where they will be pulled away. These chromatids will be pulled away, sister chromatids actually. So spindle fibers now contract and they pull individual chromatids apart at the centromere, right? So we just discussed about that. And if you look at this diagram now, right? And if you're able to identify, so you can see it seems like they're actually moving towards the opposite pole. Here they're moving on this side. Here they're moving on this side. Right? Now, certain spindle fibers also begin to elongate the cell. So you can see, like you can differentiate from these cells. Okay, so this is the actually part where this is an enduring interphase, right? It has not started to divide. There's no nuclear division taking place right now. But if you look at this diagram here, from here to here, so it seems elongated. So spindle fibers actually begin to elongate the cell also. Sister chromatids, now called chromosomes, because now they're single chromosome, they move to the opposite poles of the cell. And this process actually requires ATP, right? So energy required is provided by aerobic respiration in mitochondria, which gather around the spindle fibers, right? So this whole process requires ATP, right? Anaphase. And the last stage is telophase or telophase. So just remember it from 2. So the chromosomes, right, which had actually condensed during during the interphase S phase, and the prophase they actually were prominent. Now those chromosomes disappear and they again become chromatids, right? So they become indistinct, okay, and convert back into they're known as chromatids now. Then reformation of nuclear membrane occurs. So the nuclear membrane which dissolved or degenerated during the prophase, right? So it reforms. The nucleoli also reappears. The spindle disappears and centrioles duplicate, right? So everything that happened during the prophase actually it simply just reverses, right? So all these happens. Chromosomes disappear, become indistinct, become chromatin. Reformation of nuclear membrane, nucleoli reappears, spindle disappears, centrioles duplicate. And again, if you focus on this micrograph here, over here, so you can see that we have two, like you can see 2 nuclei, right? It is still a cell right now. So this is the nuclear division. So the nucleus, one nucleus actually divided into 2 daughter nuclei, right? So this is what they've shown as telophase. It has divided into 2 nuclei, right? Now comes cytokinesis, so the third part of the cell cycle. So in this case, now the cytoplasm would divide to form 2 new daughter cells, right? So cytoplasm would divide now. And since this whole cell actually has to be duplicated, organelles are divided, daughter cells are genetically identical, cell returns to interphase at this stage now, right? And you can see, if you focus here, so you can see the chromatin, the nucleus. So both of these cells have a different nucleus, their own, right? They would have their own organelles, right? And cell would return to the interphase. So you can look at the chromatin now. No nuclear division taking place.
cytokinesis takes two forms depending on the cell. Cytokinesis in animal cells is different, and it is different in the plant cells. In animal cells, a cleavage furrow separates the daughter cells. So we'll talk about that in detail in a little while. And in plant cells, a cell plate is formed, which is precursor to the new cell wall. It separates the daughter cells. So these are differences in cytokinesis in both animal and the plant cells, right? So let's see how it is. So in animal cells, if you look at this diagram here, so this is the nuclear division stage when the nuclear has already divided, right? And now cytokinesis is happening, right? So in animal cells, during cytokinesis, the cell surface membrane begins to invaginate. Invaginate means it seems like it is going inside. See, it is pinching inside. So the cell surface membrane, you can see, look at both poles here, right? It invaginates along the plane of the equator. This forms a cleavage furrow. So you can see that, right? And gradually the furrow will be deepened. So it will actually move inwards, right? So from this side also it will move inwards, right? Gradually the furrow is deepened and then it combines, right? So it will keep on like moving like this. It will deepen and deepen, right? And gradually it is deepened and it combines. Eventually the membranes of the furrow join up and completely separate it into two cells. During this, organelles of the mother cell randomly divide among the two daughter cells, right? And now you can see these are the two daughter cells. So cytokinesis, cell division has finally taken place. Now, and we talked about animal cells. Now, how it is different in plant cells? In plant cells during cytokinesis, the cell plate is secreted by the vesicles. Now, these are actually the Golgi vesicles. If you remember from chapter number 1, the Golgi vesicles also synthesize carbohydrates, right? They modify them, package them, right? And since the cellular wall, the plant cell wall actually contains cellulose, which is a polysaccharide, right? So the cell plate is secreted by the vesicles. Then the primary cell wall is laid on it by the two daughter cells, dividing the cytoplasm into two cells. So you can see here. So these are the like Golgi vesicles, which will secrete the cell plate. So they assemble like this. They would secrete the cell plate, and then you can look at the cell plate here, right? And then this eventually, the primary cell wall is laid by the two daughter cells, and then the cytoplasm would divide into two cells. So this is the difference in animal cells, where the cell surface membrane begins to invaginate, forms a cleavage furrow, right? While in the plant cells, it is these Golgi vesicles that would actually assemble here at the equator and form a cell plate, right? And the cell plate would then eventually actually form the primary cell wall, and the daughter cells will divide the cytoplasm into two cells. So these are the stages of the cell cycle, starting from interphase, G1, S phase, and G2, then the nuclear division, and finally cytokinesis. Okay, so let's talk about what is the biological significance of mitosis. The biological significance is, yes, growth, right? The two daughter cells formed allow the growth of multicellular organisms from the unicellular zygotes. So, you know, the zygote is formed by the fusion of male and female gamete, right? That's unicellular. But then it will keep on dividing by mitosis. So two daughter cells form, they allow the growth. Growth may occur over the entire body as in animals, or it can be confined to certain regions. For example, if we talk about plants, so these are the meristems of the plants, which are the growing points. So usually these are the tips of the shoots or tips of the roots, right? So these are the growth areas. Then significance is also there in asexual reproduction. So asexual reproduction can take many forms. If you talk about a unicellular organism such as amoeba, cell division inevitably results in reproduction because it's a single cell organism, right? So it would divide and a new organism is being formed. And when you talk about multicellular organisms, new individuals may be produced which bud off from the parent in various ways, right? The third one is replacement of cells and repair of tissues. So it's actually not the cells which are repaired, right? It actually, the damaged cells are replaced, right? The tissues are actually repaired. So replacement of cells and repair of tissues. This is possible using mitosis followed by cell division. Then comes the immune response. So these B and T cells, the lymphocytes actually, they have to be cloned, right? We need to have like a certain quantity of them.
during the immune response, and that is dependent on mitosis, because whenever like an immune response is needed, these cells need to grow and multiply, right? So this cloning requires mitosis also. So this is the biological significance of mitosis: growth, asexual reproduction, replacement of cells and repair of tissues, and immune response. All right. So let's talk a little about the prokaryotic cell division. And we'll specifically talk about binary fission, right? So prokaryotes such as bacteria, the asexual reproduction that actually takes place is called as binary fission. Binary, like they divide into two. It involves the replication of circular DNA and of plasmids. So yes, DNA replicates, but the circular DNA and the plasmids, they replicate. Then the division of cytoplasm to produce two daughter cells, each with a single copy of circular DNA and a variable number of copies of plasmids, right? So the DNA, there is the circular DNA that is present, there is a single copy made of that, right? But the plasmid that's there, okay, it has variable number of plasmid, right? So they can be 1, they can be 2. So this number varies. So this is about binary fission that takes place in the prokaryotic cell, right? Then coming to virus reproduction. Viruses can only reproduce in living cells. Being non-living, they do not undergo cell division. But how do they actually reproduce? Their reproductive stages are, they would attach themselves to the specific host cell first. Again, the host cell, it would have the specific receptor for this antigen of the virus to get attached to. So it attaches itself to a specific host cell, then injects its genetic material into the host cell. The host cell then uses the genetic material to make new viruses, because actually it attacks the ribosomes. The protein factory of the cell actually is hijacked by the virus. Then the host cell splits open because there are like a huge number of viruses are there, right? So it splits and it releases the viruses, which can then further go and attack other specific host cells, right? And then it would actually, this is how it replicates. So this is the procedure of virus reproduction. Okay, another topic that we have to discuss is about the stem cells. So these stem cells actually are the cells that can divide an unlimited number of times by mitosis, right? So when a cell actually divides, each cell has the potential to remain either a stem cell or to develop or differentiate into a specialized cell, such as a blood cell or a muscle cell, right? So these cells, right, they can divide into any unlimited number of times into any type of cell, right? And these cells, okay, every new cell has this potential, okay? Every cell has this potential. Either it remains a stem cell or it differentiates, right? That's another story, right? So the extent of power of a stem cell to produce different cell types is variable and is referred to as its potency. You get, that's coming from potential. So its extent of power of a stem cell to produce different cell types, right? So whether it's able to differentiate or whether it is to remain as a stem cell, this extent is termed as potency, right? So stem cells that can produce any type of cell are described as totipotent. So usually these are the cells, because stem cells are actually, if you talk about it, they're divided into two. They're known as embryonic stem cells and they are known as adult stem cells. So we have two types, right? So the embryonic stem cells actually, and this usually happens like during the blastocyst stage of the embryo, like when it reaches a 16 cell stage, because the zygote, it's one zygote, it undergoes mitosis, it divides into two, right? Then these cells actually would again divide into two, and the stage it reaches, when it reaches 16 cell stage, right, till this form, till this stage, it is known as a totipotent, because every cell has a potential to grow into a stem cell, right? It can become a stem cell. So, but it happens till the 16 cell stage, right? So they actually can produce any type of cell. At this stage, they are known as totipotent, right? From the initial phase till the 16 cell stage. So the zygote formed by fusion of a sperm
with the egg at fertilization is totipotent. The zygote is totipotent, as are the cells up to the 16 cell stage of development in the humans. So this is what you need to remember, right? So this is the stage, at 16 cell stage is the stage when some of these cells would actually specialize to become the placenta, right? So this happens at the 16 cell stage. So placenta will be formed, right? So some cells become specialized to form placenta, while others lose this ability, but then they can still form other cells or all the cells that will lead to the development of the embryo and later the adult. Because definitely the cells, because it's human fetus, right? It has to develop different organs. It has to develop the heart, so it needs cardiac cells for that. The brain has to be developed, so we need nerve cells for that, right? The immune system has to be developed, right? So actually, all these different cells have to be developed, right? The liver, the stomach, right? So these cells, after the 16 cell stage, they cannot form the placenta, but they can form all the other cells, right? But only the placenta cannot be formed, right? So till the stage when the placenta is formed at the 16 cell stage, the zygote, they are known as totipotent, right? And after that, when they lose this ability only to form the placenta, right? And then further they will develop into the embryo and later into the adult. These embryonic stem cells at this stage are known as pluripotent, right? So we started with totipotent, okay? And this was starting from zygote till the time it was a 16 cell stage. After that, okay, as they lose the ability to form the placenta, right? So they become pluripotent, but still they can make all the other type of cells, right? And then as these cells actually become more committed because they have certain specific roles to play, right? So they keep on losing this ability because they have to actually form only, let's say, one particular cell, right? So what happens until like in the adult form, most cells will not divide also. However, for growth and repair, it is essential that a small population of stem cells remain, right? So this is needed for growth and repair, which can produce the new cells. Okay, so this was much about the embryonic cells, right? Adult stem cells have already lost some of the potency, which was associated with embryonic stem cells. And now adult stem cells actually are no longer pluripotent, right? They cannot actually make every other type of cell, right? They can only be able to produce a few types of cells. And now adult stem cells are known as multipotent, right? So we started with totipotent. That was the zygote till till the 16 cell stage when the placenta was formed. After that, the embryonic cells were known as pluripotent because they can actually make all the different type of cells except the placenta. And then the adult cells lose this potency also, and they become multipotent, right? Because they are able to produce only a few type of cells, right? For example, like in the bone marrow, the cells can replicate a number of times. The stem cells, the one that are actually found in the bone marrow, they can replicate at any number of times. But what happens, these bone marrow cells can produce only blood cells. Then blood cells, you know, there are red blood cells, right? There are monocytes. Monocytes which actually later on become macrophages and actually help in phagocytosis. The neutrophils and the lymphocytes. So different types of blood cells are formed there by the stem cells in the bone marrow. Then mature blood cells have a relatively short lifespan, right? So every, like they have to be actually replaced. So existence of these stem cells is essential for that, right? For like around 25 to 50 billion red blood cells, 20 billion white blood cells are lost, must be replaced each day, right? To actually make this happen, we need to have actually stem cells in the bone marrow, right? So, and if you talk about the unipotent, so unipotent are, for example, the brains actually, they only have these nerve cells, the nervous system, the circulatory system, right? Has those, the cardiac cells, right? The connective tissues, right? And the immune system definitely have its own cells. So then it becomes unipotent. Every tissue or organ would have its own particular unique cells. Okay. And with that, we'll talk about the stem cell therapy also, right? So in adults, stem cells are found throughout the body. So we know that. For example, they are found in the bone marrow.
Okay, they are found in the skin. The skin also has to be regenerated, right? The gut, the heart, the brain. So research into stem cells has opened up some exciting medical applications. And this therapy is actually the introduction of new adult stem cells into the damaged tissue to treat a disease or an injury, right? So this is actually what is the stem cell therapy. So far, like they have actually they're like researching a lot on this therapy. So far, like they have been actually successful in bone marrow transplantation. It is the only form of this therapy that has progressed beyond the experimental stage into routine medical practice, right? But actually, like bone marrow transplantation is done mostly in patients actually who have leukemia, which is actually the cancer of the white blood cells, right? But again, they're actually looking for treating conditions like pancreas, like diabetes. For example, they're looking for, let's say, if we can grow a damaged pancreas, like we can grow it, so that diabetes could be cured. Then muscle and nerve damage, then brain disorders such as Parkinson's and Huntington's diseases. So they're actually looking for cure, but still they have not been successful till now. Experiments with growing new tissues or even organs from isolated stem cells in the lab have also been conducted, right? But so far, this bone marrow transplantation has been successful. Okay. Then coming to cancer, since we are talking about mitosis, so this uncontrolled growth actually leads to cancers. So sometimes the cells divide repeatedly. They can form a tumor. A tumor is actually an irregular mass of cells. The cells usually show abnormal changes in shape as well as size, right? The thing with tumors is that all tumors actually, they're not cancerous and they would not spread from the site of origin also, right? So these type of tumors, they would remain localized, right, are known as benign tumors, right? So these actually would not cause much harm, right? They would not spread. They can create pressures, like because of the locations they are in, right? And warts is one example of benign tumors, right? But the tumors actually, the one that we call cancerous, they are the ones that actually can spread through the body, right? And they can spread through the body definitely through the blood or the lymph. They can invade other tissues, they can destroy them, right? And then they cause cancers. These are the ones which actually are called as malignant tumors. So there is a difference between benign and malignant. So benign tumors are usually localized, and malignant, they are not localized. They can travel, they can invade other tissues. Malignant tumors interfere with the normal functioning of the area where they have started to grow, definitely. They may block the intestines also. They may block the lungs or the blood vessels. Cells can also break off and spread through the blood or lymph to other parts of the body, and then actually secondary growths are formed. And when this happens, when they break off, they go to different areas. This is known as metastasis, right? The spread of cancer in this is called metastasis. And it is actually the time where it becomes very hard to find the secondary cancers because they spread to other areas of the body. And to actually remove them becomes very difficult also, right? So this much about cancer. And then let's look at the whole sequence of events, how this happens. So usually carcinogens are like something that can cause actually mutation in the genes, right? So they can be ultraviolet light, they can be tar in the tobacco smoke, asbestos, X-rays. So these all can act as carcinogens. And what they do, they actually, as they cause mutations in the genes which are transformed by carcinogens are known as oncogenes, right? They're known as oncogenes. So what happens because of that? The cancerous cell does not respond to signals from other cells and continues to divide, right? Because actually the cell, when a certain quantity of the cell is formed, like inhibition signals are actually also received and the cell division stops, right? But cancerous signals, they do not respond to signals from other cells, that they keep on continuing to divide by mitosis, right? And what happens also, these are also not removed by the immune system. And as they're not removed by the immune system, they would keep on absorbing nutrients from the body, right? And as they like keep on absorbing nutrients, they would undergo more rapid mitosis. So you can see they've actually grown, but you can see the size and the shape is also different. They're not like exactly identical. As we actually say that mitosis we have like identical daughter cells,
but this is not happening in the these are the mutated cells that are actually being divided. Tumor gets bigger, cells change the characteristics and look different under the microscope. Then the tumor is supplied with blood in the lymph vessels also. They develop their own blood system, right? And tumor then it spreads in the blood and lymph to other parts of the body, because right now we're talking about the malignant tumors, right? And then metastasis, tumor cells invade other tissues. Secondary cancers form throughout the body. And with that, let's watch an animated video about the whole process of mitosis. An adult human contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. In eukaryotic cells, this process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle. To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into 3 distinct phases. During G1 or GAP1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2 or GAP2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase, and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as 2 sister chromatids held together at the centromere. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form. In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach, by proteins in their centromeres called kinetochores, to microtubules from each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell. During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells. Since plant cell walls cannot be constricted by actin fibers, vesicles form an expanding membrane partition called the cell plate. Like animal cells,
plant cells use cytokinesis to finish the division of the contents of the cytoplasm between the two identical daughter cells. During the cell cycle, certain checkpoints are encountered to make sure the process is occurring accurately. And if it is not, the cell cycle will stop at the checkpoint and correct, or possibly inhibit that cell from dividing. The first checkpoint is the G1S checkpoint and is considered the primary point at which the cell cycle continues or stops. External signals and growth factors can influence the cell cycle and affect the progress at or before this critical checkpoint. The G2M checkpoint allows cells that have successfully completed all three phases of interphase to begin mitosis. The last checkpoint is the spindle checkpoint, ensuring that all chromosomes have attached to the spindle in preparation for anaphase. Growth factors, the size of the cell, and the nutritional state of the cell are all contributing factors in cell cycle regulation, ensuring that only certain cells divide at appropriate times. Once all the checkpoints in interphase are cleared, mitosis can occur. From interphase to cytokinesis, the entire process of cell division can take on average 10 to 20 hours in a typical plant or animal cell. Depending on the nature and use of the cell, the process can happen at different frequencies as well. In humans, our skin cells have a high turnover rate due to wear and tear and go through mitosis very frequently, whereas other cells, such as adult neurons and muscle cells, rarely divide. The accuracy of mitosis, as well as the consistency of the checkpoints during interphase, ensure that most cells in a eukaryotic organism can produce identical copies of themselves. This process allows for growth and repair to prolong overall physiology as well as life itself. And now let's watch a video about the stem cells. One type of stem cell is an egg cell from a woman that has been fertilized by a sperm from a man. This single cell, called a zygote, is the first cell in a developing human being. It's also called a totipotent stem cell because it can form any type of cell in the body, as well as the umbilical cord and placenta. After a zygote has divided a few times, it becomes an early-stage embryo called a blastocyst. Embryonic stem cells come from the cells inside the blastocyst. Embryonic stem cells are pluripotent. This means they can form any cell in the body, but not the cells in the umbilical cord or placenta. In the lab, embryonic stem cells are donated from leftover embryos created during in vitro fertilization. In vitro fertilization is a procedure to help a woman become pregnant. Adult stem cells are multipotent. This means they can only become a few different cell types related to the organ where they're found. For example, the skin contains a small number of adult stem cells that can divide to create new skin adult stem cells. Or they can become more specialized skin cells to replace those that are lost due to cell aging or damage. In the lab, scientists can now induce or cause a regular body cell, such as a skin cell, to change into a pluripotent stem cell. Stem cell therapy is a procedure that uses stem cells to treat a disease or condition. Currently, stem cell therapy only treats diseases and cancers of the blood. In leukemia, for example, the patient's bone marrow makes many abnormal white blood cells that can't do their job to fight infection. Over time, these abnormal cells crowd out the production of healthy white blood cells. In stem cell therapy for leukemia, called hematopoietic stem cell transplantation, a doctor will take a sample of blood or bone marrow from the patient or a donor.
In some cases, donor blood may come from a baby's umbilical cord after it's born. These tissue samples contain healthy hematopoietic or blood-forming stem cells. Then, doctors will give the patient chemotherapy drugs or use radiation to kill the abnormal white blood cells and their stem cells. Once the abnormal cells are gone, the doctor will transplant the healthy hematopoietic stem cells from the tissue samples into the patient. These healthy stem cells will make new blood cells, including normal white blood cells, which will allow the body to fight off infections.